पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें सारी की सारी चीज़ें आपको पूरा डिटेलिंग में बैकग्राउंड डिटेल के साथ दोस्तों प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल का लाभ उठा सकते हैं सब्सक्राइब करके दोस्तों, और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ और अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे इसको शेयर कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया और भी बहुत सारे सोशल साइट्स हो गए। चलिए देखते हैं द हिंदू के फ्रंट न्यूज़ पे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आया है। आज है दोस्तों संडे, 1 दिसंबर। दिसंबर की पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो देखेंगे हम क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले साइक्लोन से निकल के आया है। साइक्लोन की पूरी डिटेलिंग भी देखी जाएगी, और ये फेंगल साइक्लोन आया हुआ है तो आपके पुदुचेरी और नॉर्थ तमिलनाडु वाले क्षेत्र को ये टारगेट किया हुआ है, जिसके कारण 3 लोगों की यहाँ पे जानें चली गई हैं। बहुत सारे फ्लाइट्स और ट्रेन को डिले किया गया है। तो ये प्रॉब्लम निकल के आई है। देख सकते हैं किस प्रकार से तबाही मचा रहा है ये साइक्लोन फेंगल। और ये क्या किया है, यहाँ पे क्रॉस किया है क्या, कोस्ट जो पुदुचेरी का चीज़ें हैं। तो नॉर्थ तमिलनाडु वाली चीज़ें और पुदुचेरी वाली लोकेशन, इनको इम्पैक्ट काफ़ी अच्छे से ये कर रहा है। सबसे पहले चलेंगे साइक्लोन के फॉर्मेशन पे, बैकग्राउंड डिटेलिंग क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। एग्जाम्स दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप इस प्रकार की चीज़ें करते हैं तो बैकग्राउंड में जाकर के ज़रूर से खंगालिएगा। चलिए जल्दी से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट साइक्लोन की फॉर्मेशन है, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कौन से स्टेजेज होते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, साइक्लोन फॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक के पास अगर चला जाए तो यहाँ पे ये सर्कुलर इन शेप होता है। सर्कुलर इन शेप कैसा, मतलब कुछ ऐसा सर्किल शेप होगी। अगर देखा जाए तो डायमीटर इसकी 150 से 300 किलोमीटर तक होती है। वहीं पे आई इन द सेंटर होते हैं। आई इन द सेंटर मतलब क्या, इसकी बातें करी जा रही है। कोई भी फ्रंट की फॉर्मेशन नहीं होती है, याद रखिएगा, इसमें फ्रंट की फॉर्मेशन नहीं होती है क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन हो जाती है। और लेटेंट हीट एनर्जी यहाँ पे होती है। दूसरी तरफ वेलोसिटी जो है यहाँ पे 50 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, ऑटमन सीजन में होती है। ये क्लाउड फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कारण साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। क्या नाम है इसका, यही क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये लगभग 12 किलोमीटर ऊपर तक पृथ्वी की सतह से ये चीज़ें होती हैं। टॉरेंशियल रेन करता है और ग्रेट डैमेज लाइफ और प्रॉपर्टी को यहाँ पे करता है। तो ये इसकी पहचान है साइक्लोन की। अब निकल के आती है ओरिजिन और इंटेंसिफाई कैसे होती, कैसे उत्पत्ति होती है और कैसे अपनी मैच्योर स्टेज से लेकर के तबाही तक पहुँचती, उस चीज़ को देखा जाए। तो सबसे पहले लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और कोरियोलिस फोर्स की प्रेजेंस जरूरत है। कोरियोलिस फोर्स की प्रेजेंस नहीं होगी तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए किसमें, वर्टिकल विंड स्पीड। वर्टिकल विंड स्पीड क्या होता है, ये वाली वर्टिकल। हॉरिजेंटल क्या होता है, ये वाली। तो इस विंड स्पीड में चेंजेज होनी चाहिए। लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होना चाहिए। अपर डाइवर्जेंसेस सी लेवल सिस्टम से, ये सी का लेवल है तो अपर डाइवर्जेंसेस होनी चाहिए। दूसरी चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं, किस प्रकार से ये डेवलप होता है, उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इनिशियल स्टेज, फिर मैच्योर स्टेज, उसके बाद मॉडिफिकेशन या कब ख़त्म होता है, जो शुरुआत हुई है उसके समाप्ति भी होती है इस पृथ्वी पे। तो ये साइक्लोन है, साइक्लोन की समाप्ति वाली 3 स्टेजेस में बांटी गई है दोस्तों। फॉर्मेशन की बात करें तो साइक्लोन जो फॉर्म करता है वो डिपेंड करता है किस पे, ट्रांसफर ऑफ वाटर वेपर, यानी जो भी हीट है, हीट से इवापोरेट होती है वाटर समुद्र की और ऊपर जाती है, क्लाउड फॉर्म करती है, उसके बाद ये चीज़ें निकल के आती हैं। तो हीट और वार्म ओशियन यहाँ पे रोल प्ले करती हैं, जो हवा ऊपर लेकर के जाती हैं और सी सरफेस से ये वाटर ऊपर निकल के जाती हैं और ये फॉर्म करती हैं क्या, मैसिव वर्टिकल क्यूमुलस क्लाउड। ये क्लाउड को फॉर्म करती हैं जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती हैं ड्यू टू कन्वेक्शन और कंडेंसेशन। वाष्पोत्सर्जन जो होती है वो ऊपर जाती है, हवाएं फॉर्म करती हैं और ये बादल का रूप लेकर आपको साइक्लोन के रूप में परिवर्तित होना शुरू कर देती हैं। मैच्योर स्टेज में क्या होता है, तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म यहाँ पे इंटेंसिफाई होते हैं, यानी बढ़ जाते हैं, और एयर जो राइज होता है वो क्या होता है, बिजली का कड़कना, थंडर स्टॉर्म, ये सब शुरू हो जाती हैं और
हॉरिजेंटली ट्रोपोपॉज लेवल पर ये चीज़ें फैल जाती हैं, एयर फैल जाती हैं, जो क्लाउड की बात करी जा रही है फैल जाती है, और पॉजिटिव प्रेशर हाई लेवल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, हाई लेवल पे याद रखिएगा, जो एक्सलेट करता है क्या, डाउनवर्ड मोशन ऑफ एयर ड्यू टू कन्वेक्शन। अब देखिए जो ऊपर चीज़ें थी अब सीधे नीचे आती हैं, क्योंकि साइकिल क्या है, साइकिल तो यही न है, यही साइकिल है। अब इधर से निकलेगा इधर से, तो इसको कैसे समझेंगे, इधर से एक समय मान के चलिए जब इवापोरेशन हुआ तो चीज़ें ऊपर गईं, अब फिर एक समय हुआ जब क्लाउड बन गई, चीज़ें हैवी हो गई तो चीज़ें नीचे गई। तो ये वार्म वाली चीज़ें हैं, ये कोल्डनेस वाली, जो भी कोल्ड वाली चीज़ें हैं वो नीचे सबसाइड होती हैं, वार्म वाली चीज़ें इवापोरेट होती हैं। तो यहाँ पे इवापोरेशन हुआ, ये कंडेंसेशन हुआ कि यहाँ पे एयर क्लाउड के साथ मिल करके प्रिसिपिटेशन किया, मतलब बारिश हुई, कंडेंसेशन शुरू हो गया। तो ये प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ें आई, जिसके कारण वार्म आई भी बनता है, जिसमें लो प्रेशर सेंटर होता है। ये साइक्लोन फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जनरेट होता है, और कंसेंट्रिक पैटर्न ऑफ हाईली टर्बुलेंट गायंट क्यूमुलस थंडर क्लाउड बैंड क्रिएट हो जाता है। अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बिगेन्स हो जाते हैं। अब जब ये सेंट्रल लो प्रेशर यहाँ तक चीज़ें आती हैं, और इंटरनल की बात करें अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे अब आपको अच्छा से दिखेगा, तो ये इंटरनल इनकी जो टेम्परेचर या हीट कह लीजिए वो एक्सट्रीमली हाई स्पीड से यहाँ पे चीज़ें निकल के आती हैं, और यही वो चीज़ें होती हैं जो एब्रप्टली कट ऑफ हो जाता है। तो इन आई जिसकी बात कर रहे थे यहाँ पे, इस आई में चेंजेज होती हैं प्रेशर की, और उसके कारण ये जो साइक्लोन होता है उसका कट ऑफ होता है। तो ये थ्री चीज़ें जो लैंडफॉल करती है आपके किनारों पे आके, जैसे तमिलनाडु का कोस्ट हो गया, और वहाँ पर आकर के एब्रप्टली कट ऑफ हो जाता है। किसी भी कोस्ट पे आकर के ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे किस चीज़ का अभाव हो जाएगा, वहाँ पे हीट, प्रेशर, इन चीज़ों का अभाव हो जाएगा, वाटर इवापोरेशन की अभाव हो जाएगा लैंड के आसपास आके, क्योंकि इसको तो हैवी मात्रा में कंडेंसेशन इवापोरेशन चाहिए, जिसके कारण ये कंडेंसेशन कर पाता है, और उसी के अनुसार यहाँ पे लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है इसको, तो लेकर के क्या आ जाता है, तूफान। तो ये थी चीज़ें पूरी की पूरी डिटेल्स साइक्लोन फॉर्मेशन की। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इस डायग्राम से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये साइक्लोन की आइज होती है, ये आउटफ्लो ऑफ द क्लाउड शील्ड है, ये आउटफ्लो क्लाउड शील्ड है, यानी दोनों इस प्रकार की सर्कुलेटरी कर रही हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब ये चीज़ें निकल के आ रही हैं क्लॉक वाइज विंड और डिसेंडिंग एयर, एक एयर जो नीचे जा रही है, और ये इवापोरेशन वाली जो आपको बता रहा था मैप बना के, वो देखिए किस प्रकार से ऊपर आ रही है। तो यही ऊपर बाद में डिसेंट हो जाती हैं। तो यही सारी प्रोसेस निकल के आ रही है। बात करी जा रही है साइक्लोन की, तो कुछ एंटी साइक्लोन भी होते हैं। अब एंटी साइक्लोन क्या है, तो ये एंटी साइक्लोन है जो साउथ में आपके काउंटर क्लॉकवाइज चलता है, यानी क्लॉकवाइज क्या हुआ, ऐसे घूमना ना, तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ये इस साइड से घूमते हैं, याद रखिएगा। और क्लॉक हम लोगों का इस साइड से घूमता है, तो ये इनका घूमने का सेंटर इस तरीके से होता है, एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। तो एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज साउदर्न हेमिस्फीयर में जाता है, वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। ये रोटेशन ऑफ द साइक्लोन की हम बात कर रहे थे, किसकी, एंटी साइक्लोन इन साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। कुछ साइक्लोन को भी देखेंगे कहाँ कहाँ किस नाम से बुलाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों ये पार्ट है, इस पार्ट में इनको हरिकेन्स बुलाते हैं। मई से नवंबर और जून से नवंबर में इस जगह पे ज़्यादा चीज़ें आती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके ट्रॉपिकल वाले बेल्ट पे बोल दिया जाता है, जो ये बेल्ट निकल के आ रहा है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली नाम से जानते हैं, यहाँ पे जापान में और चाइना के वाले पास में टाइफून यहाँ पे बोला जा रहा है। साइक्लोन यहाँ पे इंडिया में बोला जाता है, जो अप्रैल से दिसंबर, और दिसंबर शुरू भी हो गया है, तो अभी फेंगल यहाँ पे देखने को मिला है। इसी की पूरी डिटेलिंग मुझे देनी थी। आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये 0 डिग्री है, ये TOC है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी जो आपको
आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर ही है जो गुजरती है आपके भारत से, याद रखिएगा। तो पूरी डिटेलिंग दोस्तों, अगर बैकग्राउंड अगर इस वीडियो की आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे जा करके आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और जो भी मैं अपडेट डालता हूँ वो आपको प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं नए यहाँ पे न्यूज़ पे। तो इलेक्शन कमिश्नर एग्री हो गया है। महाराष्ट्र में जो पोलिंग हुआ है उसके कंसर्न को लेकर के बोली गई है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज हुई हैं, यानी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम निकल के आई है। तो इलेक्शन कमिश्नर अब यहाँ पे राजी हुआ है। देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। कही जा रही है यहाँ पे 10,000 वोटर का यहाँ पे बात चल रहा है, जो यहाँ पे डिलीशन ऑफ द वोटर, सब्सिक्वेंट एडिशन ऑफ द 10,000 वोटर, यानी कुछ लोगों का डिलीट कर दिया गया है, बाद में कुछ लोगों का एडिशन किया गया है। बहुत सारे वोट की बात करी जा रही है यहाँ पे कि जब पोलिंग हो गई है और पोलिंग करने के बाद हर बूथ से पर्ची मिलती है, उस पर्ची से टोटल अगर मैच कराया जाए तो यहाँ पे कई लाख वोटर्स का यहाँ पे नंबर बढ़ा है। तो वो कहाँ से आया है उसका रिपोर्ट मांगा जा रहा है, किससे? इलेक्शन कमिश्नर से। किसके द्वारा? अपोजिशन पार्टी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस इस प्रकार का पैनल बैठाई है। देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी डिटेलिंग आपको दे दिया हूँ, इसलिए इसको न करके मैं इसी की पूरी डिटेलिंग आपको दिया हूँ। आशा करते हैं चीज़ें अच्छी लगी होंगी दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ दोस्तों। काफ़ी प्यारा एडिटोरियल है, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है ये। इसको हम डिटेलिंग में समझेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है हमारे बांग्लादेश में, जिसको फ्री कराने के लिए भारत का योगदान बहुत ही इनक्रेडिबल रहा है। बात करी जाए यूएसए की, तो यूएसए भारत पे ही अटैक करने का प्लानिंग सोच रहा था, क्योंकि भारत ने हाथ अपना लगा दिया था जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उसको आज़ाद कराने में। तो बहुत बड़ा जियो पॉलिटिक्स है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। अब बांग्लादेश में आते हैं, बांग्लादेश में हो क्या रहा है। बांग्लादेश को देखा जाए सबसे पहले तो इसकी लोकेशन आपको देखने की आवश्यकता है। कुछ इसके प्रोविंसेस हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, राजशाही, खुलना, बरिशाल, ढाका, चिटागोंग, जहाँ आपके मोहम्मद यूनिस साहब निकल के आते हैं। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अभी इंटरिम गवर्नमेंट संभाल रहा है। सिलेट एक प्रकार से, तो ये पहले भारत का ही, जब भारत आज़ादी से पहले भारत का ही पार्ट ये हुआ करता है। ये नेपाल से बॉर्डर टच नहीं करता, याद रखिएगा। बस चिकन वाला पॉइंट है जो यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी, यही पॉइंट, ये पॉइंट तो ये वाला पॉइंट के आसपास आता है। अब देखा जाए इसकी सही प्रकार से लोकेशन, तो बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे लोकेशन है। ये इसका ज्योग्राफिकल मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है। लोकेशन आपका इसको दिख ही रहा होगा किस प्रकार से ये टच करता है। यहाँ पे म्यांमार बॉर्डर से, मिजोरम से और त्रिपुरा से, आसाम से, मेघालय से, आपके वेस्ट बंगाल से, इन स्टेटों से ये बॉर्डर टच करता है, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी डिटेलिंग में अभी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रही है। अब देखा जाए, चलिए एडिटोरियल को, कि यहाँ पे क्या कह रहा है ये एडिटोरियल। तो जो अभी फॉल आउट हुई है बांग्लादेश में, बहुत सारे स्टूडेंट निकल के आए थे वहाँ पे, क्योंकि बीपीएससी में बहुत बड़ा करप्शन हुआ था। बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत बड़ा करप्शन हुआ था, जिसके कारण गवर्नमेंट स्टूडेंट की सुनी नहीं, स्टूडेंट पे ही गोली चला दी और बच्चे वहाँ पे संसद तक पहुँच गए और वहाँ पर जा कर के सरकार को ही उठा के फेंक दिया। तो यहाँ पे शेख हसीना इंडिया में आके शरण ली हैं। अब आती है यूनुस गवर्नमेंट की बात। ये वही इकोनॉमिस्ट है जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है 2006 में, इकोनॉमिस्ट के, और ये फाउंडर भी रहे हैं ग्रामीण बैंक के, याद रखिएगा। इन्हीं के चलते ग्रामीण बैंक आया, ताकि जो निचले तबके के लोग हैं उनको क्या मिल सके, लोन मिल सके। अब जल्दी से देखेंगे तो जैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट गिरती है, कुछ महीनों के बाद यहाँ पे स्कर्मिसेस स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। 25 नवंबर को कहा जा रहा है चिन्मय कृष्ण दास, जो बांग्लादेश सम्मिलितो सनातनी जागरण ज्योति
एक अम्ब्रेला ग्रुप है। अम्ब्रेला ग्रुप का मतलब बहुत सारे छोटे छोटे कम्युनिटी होंगे, इनके अंतर्गत आते हैं, उसे अम्ब्रेला ग्रुप कहते हैं। तो माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज इसी के अंतर्गत आती है। इनको ढाका में अरेस्ट किया गया कि इसको, चिन्मय कृष्ण दास को। तो ये चिट्टागोंग में इनको अरेस्ट किया गया है। ये कहा जा रहा है कि ये देशद्रोह के आरोप में, क्या नेशनल फ्लैग आप जो बांग्लादेश है उससे ऊपर इन्होंने सैफ्रॉन फ्लैग को होस्ट किया था। इसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आई है। इन पे सेडिशन, देशद्रोह का चार्ज लगा के अरेस्ट किया गया है। क्लैशेस इरप्ट आउट हुए हैं क्या? तो ये बहुत सारे डेथ ऑफ द गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स हुए हैं, जिसके कारण कम्युनल वायलेंसेस फैल गई हैं उस एरिया में। और जो माइनॉरिटी हैं, जैसे कि हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी हैं। मेजॉरिटी में कौन है बांग्लादेश में? मुस्लिम वहाँ के मेजॉरिटी हैं। ठीक उसी प्रकार से समझ सकते हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू क्या है, माइनॉरिटी में। हिंदू को माइनॉरिटी वहाँ दर्जा दिया नहीं है, लेकिन अल्प संख्या में है यहाँ पे। और मुस्लिम को बहुतायत में है, फिर भी वहाँ पर मुस्लिमों को माइनॉरिटी का दर्जा मिलता है। तो ये एक बहुत विचित्र है। हालांकि डिबेट इस पे हो सकता है, लेकिन इस पॉइंट पे हम नहीं जाएंगे। ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। अब यहाँ पे बात करी जा रही है कि वैष्णवाइट जो मोंक है, यानी वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग को भी अरेस्ट किया गया है, जिसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम निकल के आई है। क्या चार्ज लगाया गया है दास पर? तो यही कि वो जो यहाँ पे पुंडरीक धाम है, याद करिए, ये वही पुंडरीक धाम है जो कृष्ण के विरुद्ध में, अगर सही प्रकार से बोलूं, कृष्ण के विरुद्ध में ही ये चीजें निकली थी पुंडरीक धाम से। क्या कि ये पुंडरीक राजा ही अपने आप को कहता था कि मैं ही भगवान हूं इस पृथ्वी का, मैं ही कृष्ण हूं। ठीक है, तो ये कृष्ण से पुंडरीक, एक राजा था बंगाल का, पुंडरीक ये कंपैरिजन करता था। तो बाद में आके कृष्ण से इनकी लड़ाई होती है। ये चीज़ें याद रखिएगा, थोड़ी सी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। तो वही पुंडरीक धाम है, वहाँ पे ये लीडर रहे हैं चिन्मय दास। चिट्टागोंग एरिया की बात करी जा रही है। श्री कृष्ण, लॉर्ड जगन्नाथ और पुंडरीक की जो सेंटर है इंटरनेशनल, किसकी? इस्कॉन की, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस। तो यहाँ पे ये लोग जुड़े हुए हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट और लीडर, रिलीजियस लीडर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इश्यू निकल के आ रही है। बहुत सारे रैली चलाई गई ढाका में, चिट्टागोंग में, रंगपुर में, और ये बहुत सारे स्पीचेज भी दिए एकदम निडर होकर, जो माइनॉरिटी राइट को सपोर्ट के लिए इन्होंने स्पीच दी। सैफ्रॉन फ्लैग को उठाया बांग्लादेश के ऊपर, जिसके कारण इनके ऊपर चार्जेस लगाया गया है। तो ये पूरी इनकी कहानी थी कि क्यों चार्ज लगाया गया है, वो आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब बात करी जा रही है कि लीडर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पे कौन है? हु आर द लीडर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी? बांग्लादेश की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो एंशियंट हिंदू, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, ये सब क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पे हैं, जो पहले बताया। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। खालिदा जिया यहाँ पे 1991 में प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। ये तो ऐसा ही बांग्लादेश का हिस्ट्री है। अगर बहुत डिटेलिंग में आपको पढ़ाऊँ मैं तो यहाँ पे संभव तो नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ी सी टिप्स दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी ब्रीफिंग दे रहा हूँ, टिप्स नहीं ब्रीफिंग। तो यहाँ पे क्या है वो कि 91 में ये भी आती हैं पीएम बन के, और ये भी कब आती हैं? जब ये ऐसे ही विद्रोह, जैसे अभी शेख हसीना बाहर चली गई, विद्रोह हुआ, ठीक ऐसे ही ये आती हैं विद्रोह करा के। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। जब 75 में ये बन जाता है बांग्लादेश, तो कुछ इसी प्रकार का ही ये चीज़ें चलती हैं। तो इसी प्रकार से वहाँ पे गवर्नमेंट चली अभी तक, और यही इतिहास रहा है। आज के डेट में देखें तो 24 में शेख हसीना भारत में विराजमान है। तो ये भी किसी न किसी समय अपने समय को प्राप्त करेंगी, मतलब अपनी कुर्सी को प्राप्त करेंगी। यहाँ पे ऐसे ही चीज़ें चल रही हैं, इतिहास आपको बता रहा था। तो माइनॉरिटी जो है यहाँ पे इकट्ठा हुई बांग्लादेश में। बांग्लादेश हिंदू बुद्धो क्रिश्चियन ओकियो परिषद, यानी BHBCOP इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा, बांग्लादेश हिंदू बुद्धो क्रिश्चियन ओकियो परिषद। तो ये मोहिंदर कुमार नाथ के अनुसार अगर देखा जाए तो पब्लिक फेस ऑफ द ग्रुप है ये। तो ये ग्रुप जो है पब्लिक फेस ऑफ द ग्रुप है, जो माइनॉरिटी के लिए यहाँ पे अपनी चीज़ें रखती हैं। बहुत सारे एट्रोसिटी और डिस्क्रिमिनेशन
भेदभाव हुआ है और अत्याचार हुआ है किसके ऊपर? हिंदू, बुद्धिस्ट और अभी जितने भी रिलीजियस कम्युनिटी हैं उनके ऊपर भी ये चीज़ें हुई हैं। इसके कारण फ्रस्ट्रेशन और यंगर मेंबर कम्युनिटी में प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। इस्कॉन बांग्लादेश कहाँ पे खड़ा है आज के डेट में अगर बात करें तो इस्कॉन बांग्लादेश की देखें तो कोई भी गवर्नमेंट, चाहे शेख हसीना हो, चाहे यहाँ पे यूनिस खान हो, यूनिस खान ये रहमान की बात कर रहे हैं, खलीदा जिया, तो यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट में इनको बहुत ज़्यादा कोई सेफ्टी सिक्योरिटी मिली नहीं है। और यहाँ पे इस्कॉन के बांग्लादेश के जो अभी दास लीडर बन के उभरे हैं, इनको ये कहा जा रहा है कि ये कोई ट्रेजिक इवेंट में इन्वॉल्वमेंट नहीं थे, इनको अरेस्ट क्यों किया गया। तो यही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो बॉर्डर स्टेट में क्या हो रहा है, बॉर्डर स्टेट का बात क्या चल रहा है, यहाँ पे मेघालय चल रहा है, वेस्ट बंगाल चल रहा है, आपका त्रिपुरा चल रहा है और म्यांमार वाली स्टेट, बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे चल क्या रहा है। सबसे ज़्यादा बात करी जा रही है त्रिपुरा की और वेस्ट बंगाल की। यही दो स्टेट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू निकल के आ रहा है। क्या है वो इशू, उसको भी देखा जाएगा अगर, तो यहाँ पे यही मिल रहा है कि इस्कॉन जो है वेस्ट बंगाल मायापुर जो जगह है वहाँ पे लार्ज सपोर्ट बेस्ड मिल रहा है किसको, वेस्ट बंगाल को। क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा आपके चिन्मय ग्रुप जो होते हैं, चैतन्य ग्रुप लॉर्ड विष्णु से, और विष्णु जी जुड़े हुए हैं कृष्ण से, तो ये सब एक अवतार है उसी संप्रदाय वैष्णवाइट संप्रदाय को ये चीज़ें झकझोर के रख देती है। तो वेस्ट बंगाल में इसका बहुत बड़ा गढ़ है। त्रिपुरा में भी इस प्रकार के फॉलोअर निकल के आ रहे हैं जो इसी सरकार के खिलाफ, बांग्लादेश के इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है बांग्लादेश गवर्नमेंट के सामने। यहाँ पे अगर सारी डिटेलिंग देखा जाए तो क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं कि अगरतला में जो बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन है उनके यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और जो चकमा यहाँ पे ग्रुप है त्रिपुरा की, चिटागोंग हिल ट्रैक पे, वहाँ पे भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो बहुत सारी मात्रा में प्रोटेस्ट चल रहा है। कलकत्ता की बात करें तो डेप्यूटी हाई कमीशन ऑफ बांग्लादेश यहाँ पे हैं, उनके भी यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं। बहुत सारी क्राउड और प्रोटेस्टर यहाँ पे जो एफीगी है पुतला बना के, एफीगी मतलब पुतला, तो मोहम्मद यूनिस खान का जो चीफ एडवाइजर है अभी इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के, तो ये कहीं ना कहीं इनको भी पुतला जलाया जा रहा है। कम्युनल टेंशन आ गई है जिसके कारण दो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी आपस में भिड़ रही है। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स क्या चल रही है, तो यहाँ पे मोहम्मद यूनिस यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन सही मायने में ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। गवर्नमेंट बहुत हद तक फेल हो चुकी है, सही प्रकार से कार्य नहीं कर पा रही है और बहुत सारे अटैक हुए हैं टेम्पल में, वर्शिप में, हालांकि रोकने का प्रयास हुआ है लेकिन चीज़ें नहीं हो पाई हैं। पीस मेंटेन, हारमोनी मेंटेन करने की बात किया जा रहा है, लेकिन ये जो ग्रुप है वो अपना कंसर्न क्या किया है कि यूनिस गवर्नमेंट का इंटेंशन ही कुछ अलग है। तो ये रिफॉर्म जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम निकल के आई है। अब सेकुलरिज्म की बात करें बांग्लादेश की, तो ये इनकॉर्पोरेट किया गया था बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में 1972 को, यानी सेकुलरिज्म इस कंट्री में डाला गया था। जबकि यहाँ पे आर्ग्यू बहुत भयंकर तरीके से हुआ था। यूनिस गवर्नमेंट रिफॉर्म एजेंडा लेके आए थे कि भारत जैसी कंट्री में सेकुलरिज्म होना चाहिए। हमारे यहाँ तो मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत अधिक है, यहाँ पे सोशलिज्म सेकुलरिज्म का कोई बहुत ज़्यादा रियलिटी दिखता नहीं है। तो 90% पॉपुलेशन जहाँ पे मुस्लिम हो वहाँ पे किस प्रकार का सेकुलरिज्म, ये बात बोला जा रहा है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे डिसमेंटल करना चाह रही है बांग्लादेश के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशंस को। अब देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। यही सारी इश्यू थी जो मुझे आपको बांग्लादेश के रिस्पेक्ट में बतानी थी। आशा करते हैं चीज़ें ढाका की जो न्यूज़ निकल के आ रही है सारी, वो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा फेसबुक पे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करी जा रही है अदानी यानी गौतम अदानी जी के चार्जेस की। यूएस में इंडिक्टमेंट हुआ है। इंडिक्टमेंट क्या होता है, यहाँ पे चार्ज लगा दिया गया है। किस चीज़ को लेके, ब्राइब को लेके, घूस को लेके, या इन्होंने ऑफिसर्स को घूस खिलाया है। किस चीज़ के लिए,
कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट पाकर क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का वहाँ पे प्लांट बैठाएंगे। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। पैसा खिला करके यूएस में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। यूएस क्या, इंडिया में भी नहीं ले सकते, लेकिन इंडिया में इस प्रकार की अगर चीज़ें चल रही हैं तो इलीगल है। यहीं पे उसी चीज़ को देखा जा रहा है। अदानी ग्रीन की बात करी जा रही है, AGEL। यही डाउट निकल के आ रहा है सेंट्रल पॉलिसी के गोल में, किस प्रकार से नेशन के रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी का एक गोल है कि किस प्रकार से हम लेकर के चलेंगे 2030 तक, कितने गीगावाट तक इसको बढ़ाना है। ये हमारे डिमांड में है, हमको वहाँ तक पहुँचना है, तभी तो हम फॉसिल फ्यूल को कम करेंगे और पोल्यूशन को कम कर पाएंगे। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की अगर देखा जाए तो गौतम अदानी चेयरमैन है जो अदानी ग्रुप के, और उनके भतीजे सागर अदानी, इनके ऊपर यहाँ पे इंडिक्टमेंट हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के कि यहाँ पे ऑफिसर्स को ब्राइबिंग दी है। कहाँ पे, तो इंडियन स्टेट में भी और वहाँ पे निकल के यूएसए में भी, दोनों जगह पे यहाँ पे चीज़ें निकल के आई हैं। अदानी ग्रुप इस प्रकार का जो भी एलिगेशन है उसको ड्रॉप कर रहा है, कह रहा है कि ये सब चीज़ें हैं गलत हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है AGEL, इसकी शेयर की लॉस बोली जा रही है 15 बिलियन मार्केट वैल्यू सडनली, और 115 बिलियन मार्केट वैल्यू लॉस्ट हुआ है अगर पूरा कॉन्ग्लोमरेट मिला लिया जाए तो, क्योंकि अदानी ग्रुप की ही पूरी बहुत सारे शेयर है, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, बहुत सारा है, क्या क्या बताएं। तो ये चीज़ें, इनकी शेयर मार्केट गिरी है क्योंकि इन पे आरोप लगा है, तो लोग पैसे निकालना शुरू कर दिए इनके शेयर से। तो पैसे निकलने का तो प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। कभी यहाँ थे, आज गिर के यहाँ हो जाएंगे। हालांकि ये सिचुएशन बहुत हद तक ये स्वयं संभाली हुई है कंपनी, देखते हैं क्या होता है आगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए यहाँ पे तो ब्राइबरी का एलिगेशन लगाया गया है। कंपनी बार बार इससे हाथ साफ कह रही है कि नहीं भैया, हम ऐसा कुछ किए नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनको लगभग 33,000 करोड़ के आसपास लोन भी दी है, और जो कि 1% ऑफ द पूरा लोन का होता है। जो अब तक दिया है 1% लोन लोगों को, उनका 1% लोन इनको दिया है। तो ये बहुत बड़ा रकम है, कोई कम नहीं है। जो फिच रेटिंग एजेंसी है, ये रेटिंग एजेंसी क्या करती है कि किस कंडीशन में कोई भी कंट्री का GDP चल रहा है या फिर कंपनी चल रहा है, तो ये फिच रेटिंग कंपनी देती है। मेरा क्वेश्चन ये है, फिच रेटिंग कहाँ की एजेंसी है, मूडी कहाँ की है, SFP कहाँ की है? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कमेंट सेक्शन में लिखें जरूर। तो ये नेगेटिव रेटिंग एक्शन लिया है, यहाँ पे इनको दिया है अदानी फर्म्स को। यहाँ पे मूडी ये कह रहा है कि ब्रॉडर क्रेडिट इम्पैक्ट करेगा यहाँ पे अदानी ग्रीन रिन्यूएबल को अगर बात करी जाए तो। गौतम अदानी का जो प्रोमिनेंट रोल है चेयरमैन का यहाँ पे, वो निकल के आ रहा है, और यहाँ पे फिच रेटिंग भी अपना दे रहा है कि नेगेटिव रेटिंग यहाँ पे अदानी ग्रुप को दिया है, S&P भी दिया है यहाँ पे अदानी ग्रुप को लोअर वाली रेटिंग। तो देखते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं। एलिगेशन बहुत बड़ा है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस US के तरफ से देखा गया, तो चीज़ें निकल के आई जो कि किस प्रकार से ये अपनी कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए लोगों को ब्राइब दी है। तो पूरा का पूरा यही चीज़ें चल रही है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, ये रिन्यूएबल एनर्जी बेचने के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है AGEL अदानी ग्रीन से, और यहाँ पे इंडियन स्टेट को भी ब्राइब मिली है। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है जो मुझे आपको बतानी थी। अब ये डिस्कॉम क्या है, यही स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो यहाँ पे सेंटर स्टेट सब में निकल के आ रही है कि करप्शन कहीं ना कहीं हुआ है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो क्वेश्चन यही निकल के आता है, इंडिया अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की कमिटमेंट कैसे पूरा करेगी। दूसरी तरफ जो यहाँ पे एज्यूर पावर एनर्जी लिमिटेड है, ये न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर एनर्जी कंपनी लिस्टेड है आपके कहाँ पे, USA में। तो यही है अदानी ग्रुप की जो ऑफिशियल यहाँ पे इंडिक्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। देखते हैं किस प्रकार से AGL ऑफिशियल यहाँ पे करते हैं, क्योंकि सारा का सारा काम एग्जीक्यूटिव ही यहाँ पे देखता है। तो पूरी की पूरी ये चीज़ डिटेलिंग थी। इम्प्लीकेशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पे एलिगेशन इस अदानी ग्रीन को लेकर के लगाया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे चले हैं। जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है चार्ज अगेंस्ट AGL, ये निकल के आ रही है कि यहाँ पे बहुत बड़ा डाउट निकल के आ रहा है। सेंटर पॉलिसी किस प्रकार से लेकर चलेगी, और 500 गीगावाट
जो टारगेट रखी है वो किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी इंडियन गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्टेशन की बात करें तो उसमें प्रॉब्लम निकल के आ रही है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो यहाँ पे अपनी फिनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो इस चीज़ को रिन्यूएबल एनर्जी को एडॉप्ट करना नहीं चाहते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आ रही है, क्योंकि ये कॉस्टली भी है और उतना आउटपुट नहीं देती इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये एक प्रॉब्लम निकल के आ रही है, जिसके कारण स्टेट भी ऑप्ट नहीं करता है। तो यही सारी प्रॉब्लम है जो डिस्कॉम्स भी निकल के आ रही है। बहुत सारे लोग अइच्छुक है, रिलक्टेंस दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं गारंटी दे रही है परचेज एनर्जी करने के लिए कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी से ये चीज़ें खरीद जाएंगी। तो देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, कैसे सेलिंग पावर होगी रिन्यूएबल एनर्जी की, और किस हिसाब से यहाँ पे अदानी ग्रुप कॉन्टैक्ट किए हुए हैं जो अलग अलग स्टेट से प्लस यूएसए में कॉन्टैक्ट से वो निकल के आएंगी, और रिन्यूएबल एनर्जी किस तरीके से भारत में 500 गीगावाट 2030 तक निकल के आएंगी। तो यही प्रॉब्लम है जो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल के आएगी। 500 गीगावाट 2030 तक जो गवर्नमेंट की टारगेट है, क्या वो कंप्लीट हो जाएगी 2030 तक? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन तो फ्री होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्जिया एक कंट्री है दोस्तों, वहाँ पे 107 प्रोटेस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है गवर्नमेंट प्लान को लेकर के। क्या? तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप से टाक करने की बात करी जा रही है। क्या? ब्लैक सी नेशन ये है। ब्लैक सी नेशन अगर देखा जाए सही मायने में तो ब्लैक सी नेशन जॉर्जिया की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो रसिया से घिरी हुई है, आर्मेनिया अजरबैजान से घिरी हुई है, और यहाँ पे तुर्की से घिरी हुई है। तो ये इन कंट्री से घिरी हुई है ब्लैक सी। अच्छा, ब्लैक सी कितने कंट्री से घिरी हुई है, मेरा क्वेश्चन ये है। जा करके जरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जॉर्जिया कंट्री है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेकर हो रहा है, तो जो रूलिंग जॉर्जियन ड्रीम पार्टी है, इस पार्टी ने अभी रिसेंटली अक्टूबर में पार्लियामेंट में अपनी सरकार जीत करके बनाई। उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रो यूरोपियन यूनियन अपोजिशन कह रहा है यहाँ पे कि जो इसमें हुआ है इलेक्शन में वो फ्रॉडुलेंट हुआ है। उसी को लेकर के यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट निकल के आ रहा है। पुलिस फोर्स और वहाँ पे नागरिकों के बीच में प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो ये प्रो यूरोपियन यूनियन अपोजिशन पार्टी जो है यहाँ पे उनके बीच में टसल हो गई है। तो यही प्रॉब्लम है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इराकली कोबाजीरे। तो इराकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जॉर्जिया विल नॉट सीक टू ओपन एसोसिएशन टॉक विद द यूरोपियन यूनियन। 2028 तक हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे। ये भी चीज़ें याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि हम इलेक्शन जीत के आए हैं। तो जॉर्जिया का लोकेशन देखा जाए तो ये वही पार्ट है जो आपके रसिया से टच करता है, और ये ग्रेटर कॉकस रीजन है, ये लेसर कॉकस रीजन है, ये माउंटेन एरिया है, जो आपको पता होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। कुछ इसी वाले लैंड के आसपास से, तुर्की के आसपास से आर्यन का माइग्रेशन हुआ था। किस लैंड में? आपके पंजाब साइड में, और पंजाब साइड से कहाँ पे? रिवर यमुना और रिवर गंडकी और गंगा, इस बेल्ट तक ये पहुंचे, यानी बिहार झारखंड यहाँ तक भी वो पहुंचे थे, आर्यन बेल्ट। तो ये चीज़ें याद रखिएगा जो उनका रीजन था। अगर और डिटेलिंग में देखें तो ये थी पूरी लोकेशन जॉर्जिया की, जो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूएस अप्रूव किया है $385 मिलियन का कि ये आर्म्स और टेक्नोलॉजी ताइवान को देगा। ताइवान कहाँ है? कई बार आपको बताया हूँ, ये अगर चाइना है तो ये यहाँ पे ताइवान है। ताइवान की कैपिटल तैपेई हो जाती है। ये इस सी में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी और लूजन स्ट्रेट, क्योंकि चारों तरफ चाइना का प्रभुत्व कहता है कि सब मेरा रीजन है, इसको कहता है कि ये मेरा पार्ट है, जबकि ओरिजिनल अगर चाइना कोई है तो ताइवान ही है। बहुत सारी कंट्री 2 कंट्री पॉलिसी अपनाती है, ताइवान अलग है और चाइना अलग है मानती हैं, लेकिन ओरिजिनल चाइना सही मायने में इसे ही माना जाता है। कई सारे लोगों का मत है इसमें। और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो यहाँ पे ताइवान से गुजरती है। ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये डील हुई है, इसके साथ देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं। अभी रिसेंटली हम सभी लोग जानते हैं चाइना का
शिप गया था ताइवान वाले रीजन में, तो ये प्रॉब्लम निकल के आई है। तो देखिए डील तो होनी ही थी क्योंकि यूएस सपोर्ट करता है और यूएस सपोर्ट करेगा उसी को जो चाइना के अगेंस्ट में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आएगा। सीरियन आर्मी की यहाँ पे बात करी जा रही है, ये बैकफुट हो गए हैं एज ए मिलिटेंट और यहाँ पे एलेप्पो सिटी में मिलिटेंट जैसे ही घुसे हैं। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं सीरिया की पूरी कहानी। बहुत सारे सोल्जर को यहाँ पे मारा गया है। अब यहाँ पे रसिया और ईरान दोनों बैक कर रहे हैं और यहाँ पे ड्रॉप आउट इस्लामिस्ट मिलिटेंट 8 ईयर्स एगो पहले निकल गए थे ये, जो रसिया और ईरान यहाँ पे बैक किए थे। सही मायने में देखा जाए इस लोकेशन पे तो आपको क्या निकल के आएगी सीरिया की लोकेशन देखिए यहाँ पे कहाँ पे है। ये सीरिया की लोकेशन है जो आपका बॉर्डर टच करता है किससे, तुर्की से, लेबनान से, इजराइल से एंड जॉर्डन से, इराक से। इन कंट्री से ये बॉर्डर टच करता है। तो अगर देखा जाए सही मायने में सीरिया की, तो यहाँ पे जो मिलिटेंसी ग्रुप थी जो एलेप्पो सिटी के आसपास पहुंच चुकी है। एलेप्पो सिटी कहाँ है, तो एलेप्पो सिटी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ इस तरह। ये आपका तुर्की से जब इंटर करेंगे तो ये इस वाले लोकेशंस की बात करी जा रही है एलेप्पो, जहाँ पे ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। बहुत सारे मिलिटेंसी ग्रुप यहाँ पे इस सिटी में आ रहे हैं और सीरियन गवर्नमेंट पीछे यानी आर्मी पीछे निकल के आ रही है। तो ये एलेप्पो सिटी है, यहाँ से निकल के आ रहा है, यहाँ तक भी पहुँच गए हैं। मारत अल नू आन, यहाँ इस लोकेशन तक पहुँचने की बात करी जा रही है किसकी, मिलिटेंसी की। और यहाँ के जो सोल्जर हैं सीरियन के वो बैकफुट निकल के आ रहे हैं। उसी की बात चल रही है दोस्तों यहाँ पे, किस प्रकार से यहाँ पे मिलिटेंसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। सारा चीज़ें वही थी। इजराइल फिर से मिलिट्री स्ट्राइक किया है जिसमें 32 पैलेस्टीनियन की जाने चली गई हैं। एक औरत है यहाँ पे चिल्लाती हुई नजर आ रही है। बात करी जा रही है अक्टूबर 7 के जो हमास अटैक किया गया था किस पे, इजराइल पे, उसी का ये बार बार बदला बोल के ले रहे हैं। तो देखिए गाजा में सिविल डिफेंस की जो चीज़ें थी वो बोली जा रही हैं। बहुत सारे हमारे लोगों को मारा गया है। 7 अगर अक्टूबर 2023 से देखें तो 88 लोगों को यहाँ पे ये लोग टारगेट कर चुके हैं। यूएस बेस्ड जो वहाँ पे किचन चल रहा था सोशल वेलफेयर के लिए, समाज कल्याण के लिए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आ रही है। अब देखा जाए अगर सही मायने में इस लोकेशंस को, तो आपको निकल के आ रहा है ये लोकेशन कुछ यहाँ पे है। ये इजराइल का लोकेशन है। अब इजराइल का लोकेशन ये इजिप्ट से बॉर्डर टच कर रहा है। यहाँ पे इतनी बुरी दयनीय स्थिति है दोस्तों पैलेस्टीनियन पीपुल की कि आप एक प्रकार से जान जाइए, अगर आपके पास फूड नहीं रहेगा तो कितने दिन आप जीवित रहेंगे, आपके पास वाटर नहीं रहेगा तो कितने दिन आप जीवित रहेंगे, अगर आपके पास बेसिक अमेनिटी सुविधाएं नहीं रहेंगे तो कितने दिन आप जीवित रहेंगे, आप अगर आपका हेल्थ प्रॉब्लम आपको चल रहा है और हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है तो कितने दिन आप जीवित रहेंगे। ये सब कुछ वहाँ एकदम घट चुकी है, निचले स्तर पे जा चुकी है, क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्टेशन थी वो निकल के आती थी उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो वहाँ पे गाजा स्ट्रिप तक चीज़ें पहुँच नहीं रही हैं और प्रॉब्लम में निकल के आ रही हैं। लगभग 45,000 के आसपास लोगों की अभी तक जानें चली गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स हैं। यहाँ पे 1-1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 5 साल, 2 साल ये बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका एक इरादा हो सकता है दोस्तों कि एक जनरेशन को आगे बढ़ने से रोका जाए, तो ये जीनोसाइड में ही आ रहा है। तो यहाँ पे जीनोसाइड बहुत हैवी चल रहा है। आशा करते हैं जो चीज़ें आपको बताई यहाँ पे वो क्लियर हुई होंगी दोस्तों। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो ये पूरी डिटेलिंग थी मेरी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की। आशा करते हैं अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और फेसबुक पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।